Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट MCQ। ए पेशेंट विथ स्पुटम पॉजिटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक पेशेंट है जिसको क्या स्पुटम पॉजिटिव मिला है, किसके लिए? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। उसको अभी कंटिन्यू क्या चलाई जा रही है? ATT इज ऑन एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी फॉर द लास्ट 5 मंथ से उसको ये थेरेपी दी जा रही है। बट द पेशेंट इज स्टिल पॉजिटिव ऑन एसिड फास्ट बेसिली इन द स्पुटम। ठीक है, बट 5 महीने के बाद भी पेशेंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। कहाँ पे? एसिड फास्ट बेसिली अपन स्पुटम कल्चर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो वो अभी भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। दिस केस रेफर्स टू, इस केस को हम क्या कहेंगे? ठीक है, जो ये केस वापस से पॉजिटिव मिला है एटीटी के देने के बाद भी, इसे हम क्या कहेंगे? न्यू केस, फेलियर केस, रिलैप्स केस या फिर ड्रग डिफॉल्टर। इस प्रकार के केस को हम क्या कहेंगे? अच्छा MCQ है ये। स्पुटम पॉजिटिव था पहले, तो हमने क्या कर दिया था? एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी उसको दी 5 महीने तक। फिर बाद में उसका वापस टेस्ट किया गया था, तो एसिड फास्ट बेसिली उस पर क्या देखने को मिला? वहाँ पे भी वो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। स्पुटम सैंपल लिया हमने। इस प्रकार के केस को हम क्या कहेंगे? न्यू केस, फेलियर केस, रिलैप्स केस या फिर ड्रग डिफॉल्टर। तो इस प्रकार का जो केस हमें देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं? फेलियर केस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये किसकी डेफिनेशन बताइए हमें? ये डेफिनेशन बताई गई है फेलियर केस की। अब इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बताया गया है? रिलैप्स केस। तो रिलैप्स केस क्या मतलब? रिलैप्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक पर्सन था, उसने वहां पे क्या कंप्लीट कोर्स लिया, कंप्लीट टीबी का उसने ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में उसकी जो टीबी थी वो क्या हो गई? क्योर्ड हो गई। ठीक है, क्योर्ड होने के बाद में जब वो अपने कोर्स के एंडिंग टाइम पे था, तब वो वापस से क्या हो गया? उसके अंदर रिकरेंट एपिसोड ऑफ टीबी वापस वहां पे देखने को मिली पेशेंट के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? रिलैप्स केस। टीबी के रिलैप्स केस इसको कहेंगे अपन। अब देखिए न्यू केस का मतलब तो आप सभी को आराम से समझ में आ गया होगा कि भाई न्यू केस मतलब फर्स्ट टाइम जो केस आपको देखने को मिला है। तो मतलब टीबी का ऐसा केस जो नेवर बीन ट्रीटेड बाय नेवर बीन ट्रीटेड फॉर ट्यूबरकुलोसिस, उसको हम क्या कहते हैं? न्यू केस। या फिर जिसने अभी अभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी लेना शुरू किया है, वो भी लेस देन 1 मंथ के पीरियड के अंदर है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू केस। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या बताया गया है? ड्रग डिफॉल्टर। तो ड्रग डिफॉल्टर इसको हम नहीं मानेंगे, अपना ड्रग डिफॉल्टर नहीं होगा। ठीक है, अपन इसके लिए दूसरा वर्ड यूज में ले सकते हैं, ट्रीटमेंट फेल्ड। भाई उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया था वो फेल हो चुका है, अभी आपको जो है वो नया अप्रोच लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपने जो ट्रीटमेंट दिया था 5-6 मंथ का कोर्स दिया था, अभी वो वापस से क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट फेल्ड देख सकते हैं। ठीक है, जो अपना आंसर क्या करेक्ट है? फेलियर केस। मतलब ट्रीटमेंट फेल्ड हो चुका है, तो ये एक प्रकार का क्या है? फेलियर केस है। ठीक है, ड्रग डिफॉल्टर ऐसा कुछ यहाँ पे मीनिंग कुछ निकलता नहीं है इसका। नेक्स्ट MCQ अपना, ड्यूटीज ऑफ आशा वर्कर इंक्लूड। ठीक है, आशा वर्कर की ड्यूटीज कौन सी होती है? उसको ड्यूटीज में क्या इंक्लूड किया गया है? एस्कॉर्ट प्रेग्नेंट वुमन टू हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी, कि भाई प्रेग्नेंट वुमन को हॉस्पिटल्स लेके जाना चाहिए डिलीवरी के लिए। या फिर स्क्रीन विलेज पॉपुलेशन फॉर NCD, स्क्रीनिंग करना चाहिए हमें विलेज पॉपुलेशन को NCD के लिए। एडमिनिस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन टू ऑल एलिजिबल चिल्ड्रन, ऑल एलिजिबल चिल्ड्रंस को क्या लगाओ आप? इम्यूनोग्लोबुलिन। ऑप्टिमम कवरेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम अंडर सुपरविजन ऑफ ANM, ANM के सुपरविजन के अंदर कवरेज करे सभी गवर्नमेंट प्रोग्राम का।
किसके अंडर, एएनएम के अंदर। तो आशा का काम क्या होता है, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आशा का काम क्या होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये काम एक आशा करती है? क्या रहेगा अपना आंसर इस क्वेश्चन के अंदर? तो देखिए आशा जो वर्कर रहती है, तो उसका मेनली जो रोल क्या है इन ऑप्शंस के अंदर, अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि आशा जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स को काउंसिल करके उनकी जो डिलीवरीज है वो हाउस होल्ड डिलीवरीज ना करवा के कौन सी डिलीवरी करवाएं, हॉस्पिटल में पहुंचा के डिलीवरी कराएं। क्यों करवाएं? क्योंकि एक तो वहाँ पे मैटरनल कंप्लीट आपको वहाँ पे केयर मिलेगी, दूसरा आपको पीडियाट्रिक केयर भी ज़रूरी रहती है। ठीक है, अगर प्रीटर्म बच्चा हुआ तो उसकी भी केयर वहाँ पे आराम से की जा सकती है। तो इन सभी की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए आशा जो क्या करती है, काउंसिल करती है प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए आशा जो प्रोग्राम था, इसको किस कब और किसके साथ में स्टार्ट किया गया था? तो इसको जो है 2005 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसके साथ में इसको भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। ठीक है, आशा को। तो मेनली इसका रोल क्या है, देखिए, तो इसी के साथ ही क्या क्या रोल हो सकता है, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन का बच्चों के अंदर, और ओआरएस, जहाँ पे डायरिया वगैरह की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है तो उनमें बच्चों को वहाँ पे ओआरएस के लिए काउंसिल करें मदर्स को। ठीक है, और इसके साथ में आयरन, फोलिक एसिड जो मेडिसिन है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर सकती है। इसके साथ में और क्या कर सकती है, क्लोरोक्विन को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर, और काउंसिल करें क्लोरोक्विन को लेके। ठीक है, और डिस्पोजेबल डिलीवरी किट, इसके साथ में ओरल पिल्स वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार के जो काम है वो कंप्लीट कौन करती है, आशा करती है। और साथ साथ में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर भी यहाँ पे कंप्लीट काउंसिल करती है फीमेल्स का, किस प्रकार से आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी चाहिए इन सब को लेके। और क्या क्या कर सकती है आशा, क्या होती है, पार्ट होती है किसका, जननी सुरक्षा योजना का। ठीक है, तो जननी सुरक्षा योजना के पार्ट होने की वजह से क्या करती है, रिड्यूस करवाने में हेल्प करती है किसके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। ठीक है, एक्ट एज ए पार्ट ऑफ जननी सुरक्षा योजना। इसके साथ में और क्या क्या कर सकती है, जो डोट्स प्रोग्राम है उसके अंदर भी वो काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, प्राइमरी मेडिकल केयर के हिसाब से ये काम करती है डोट्स प्रोग्राम के अंदर, और जो मेडिकेशंस वगैरह हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, सम काइंड तो यहाँ पे भी हेल्प करती है। इसके बाद में देखो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ विलेज, जिस विलेज के अंदर आशा काम करेगी वह उसी विलेज की रहने वाली होनी चाहिए। सेकेंड वन, वुमन ही होगी, मैन को कभी भी आशा वर्कर नहीं बनाया जाता है। ठीक है, वुमन होती है। वुमन में भी प्राथमिकता उनको देती है जो विडो हो या फिर डाइवोर्स्ड हो, उनको एक तरीके से रोजगार मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, और साथ में उसकी एज ग्रुप क्या रहती है, तो 25 to 45 ईयर की यहाँ पे एज अपन मान सकते हैं। ठीक है, और 8th क्लास तक उसका क्या होना चाहिए, एजुकेशन वहाँ पे मैंडेटरी है, 8th क्लास तक का यहाँ पे वो पढ़ाई की हुई रहनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नर्स इज असेसिंग ए क्लिनिक पेशेंट with diagnosis of hepatitis A, which of the following is the most likely route for transmission? हेपेटाइटिस ए से डायग्नोस हुआ है एक पेशेंट, और हेपेटाइटिस ए का यहाँ पे मोस्ट लाइकली रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना, कंटामिनेटेड फूड से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर इलीगल ड्रग यूजेज से। इस प्रकार से जो है हेपेटाइटिस ए का यहाँ पे ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। क्या रहेगा आंसर?
तो देखिए हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस डी, ठीक है, हेपेटाइटिस ओ ए और हेपेटाइटिस डी दोनों ही यहाँ पे किस प्रकार से फैलने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ये होती है कंटामिनेटेड फूड से यहाँ पे कांटेक्ट में आने से, कंटामिनेटेड फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से या फिर वाटर के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। ठीक है, तो इस बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। तो इसके लिए जो वायरस रहता है उसका क्या नाम रहता है, हेपेटाइटिस ए वायरस। सोर्स क्या रहता है इसका, सोर्स की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नाउ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी वायरस ये किस प्रकार फैलता है, कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लाइक जैसे अपना ब्लड आ सकता है, बॉडी सिक्रेशंस वगैरह हो सकते हैं, वेजाइनल सिक्रेशंस वगैरह हो सकते हैं, तो उसके आप कांटेक्ट में आओगे तो आपको हेपेटाइटिस बी यहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करें हेपेटाइटिस सी, तो ये किससे फैलता है, सिरिंज, ये भी बॉडी फ्लूइड से, और ये भी इन्फेक्टेड मदर से, और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन। और देखिए बाकी अपन हेपेटाइटिस ए को वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लगा के। हेपेटाइटिस बी भी अपन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगा के अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं होने से। मगर हेपेटाइटिस सी के लिए अभी वैक्सीन यहाँ पे अपने इतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट अभी क्या वर्क नहीं कर रही है वैक्सीन, ठीक है। बट हेपेटाइटिस ए बी ई और डी के लिए इफेक्टिवली तरीके से अपने पास में क्या वैक्सीन अवेलेबल है। और हेपेटाइटिस बी सी और डी इन ये किसको कॉज करते हैं, लीवर सिरोसिस। इसके बाद में देखो डी बी सी और डी तीनों का यहाँ पे रूट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस ए और हेपेटाइटिस ई, ठीक है, ए और हेपेटाइटिस ई का रूट क्या रहता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन टुवर्ड स्मॉल फैमिली नॉर्म द बेस्ट मेथड इज, ठीक है, क्या पूछा गया आपसे कि इंक्रीज करनी है हमने किसकी पॉपुलेशन, मतलब स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को यहाँ पे क्या अवेयरनेस को इंक्रीज करनी है, कहाँ पे, रूरल पॉपुलेशन में, ठीक है, ताकि भाई आपको छोटी फैमिली रखोगे तो आपको ये फायदे होंगे, उस प्रकार से आपको कुछ समझाना है, ठीक है। पॉपुलेशन कौन सी है, रूरल है, अर्बन नहीं है, तो कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा रूरल पॉपुलेशन को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, फिल्म शो करके, चार्ट एंड एग्जिबिट लगा के, रोल प्ले करके, या फिर टेलीविजन के द्वारा। इसके द्वारा जो रूरल पॉपुलेशन को आप स्मॉल फैमिली नॉर्म की तरफ आगे बढ़ाएंगे, उनको बताएंगे कि भाई स्मॉल फैमिली रहेगी तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे और लार्ज फैमिली के ये डिसएडवांटेज है, तो क्या यहाँ पे बेस्ट मेथड रहेगा। तो देखिए यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है, तो हम ये मान के चलेंगे क्योंकि जो ओल्डर पीपल्स है, ठीक है, रूरल जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जो ओल्डर पॉपुलेशन है, हो सकता है कि वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं की, उनको एजुकेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से ना हो, तो हो सकता है वो रिटर्न के अंदर अगर हम उन्हें बताएंगे, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे बेस्ट मेथड क्या रहेगा हमारा, रोल प्लेइंग, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है, रोल प्लेइंग, ठीक है। उसके अंदर अपन रोल प्ले में क्या करते हैं, अपन हम रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, लाइक अपन खुद वो बनते हैं, स्मॉल फैमिली बनते हैं, फिर बाद में हम उनको बताते हैं भाई स्मॉल फैमिली के हमारे हम स्मॉल फैमिली रखे हमने तो हम ये फायदे हमें मिले, तो ठीक है, रोल प्लेइंग यहाँ पे अपना बेस्ट आंसर रहेगा। बाकी के जो ऑप्शंस है वो भी एक अच्छे मेथड होते हैं समझाने के लिए, अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, और ये सब मेथड किसके लिए रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन के लिए। मगर
यहाँ पे बात की जा रही है रूरल पॉपुलेशन की, तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, रूरल हेल्थ स्कीम वॉज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। जो रूरल हेल्थ स्कीम बनाई गई थी वो किसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी? ठीक है, रूरल हेल्थ स्कीम वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसने उसको रिकमेंडेशन किया था उसके लिए? श्रीवास्तवा कमेटी, बोहर कमेटी, मुदालियर कमेटी या फिर मुखर्जी कमेटी? किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी रूरल हेल्थ स्कीम्स? श्रीवास्तव कमेटी, बोहर कमेटी, मुदालियर या फिर मुखर्जी? तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा श्रीवास्तव कमेटी। क्या रहा अपना आंसर? श्रीवास्तव कमेटी। तो इन्होंने अपना कब पब्लिश किया था रिपोर्ट को? तो ये इन्होंने किया था 1975 के अंदर। अब इन्होंने और क्या क्या यहाँ पे हमें रिकमेंडेशंस दिए थे? तो सबसे पहला अगर एमसीक्यू बनता है ये बनेगा ऑल्सो नोन एज मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इसे हम क्या बोलते हैं? मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर भी इसको दूसरा नाम से जाना जाता है। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया गया था? एक तो रूरल हेल्थ स्कीम फॉर्म की थी वहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होता है रूरल हेल्थ स्कीम के अंदर कि पैरा प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल्स इन्होंने ग्रुप बनाए थे मेडिकल के और नॉन मेडिकल के। ठीक है, और उन लोगों ने रूरल को बेटरमेंट करने के लिए, हेल्थ को बेटरमेंट करने के लिए यहाँ पे भाग दिया उन्होंने। ठीक है, तो मतलब मेडिकल एजुकेशन थी और मैन पावर की सपोर्ट की वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? रूरल हेल्थ स्कीम्स बनाई थी। और इन्होंने क्या किया था देखिए, रेफरल सर्विसेज को डेवलप किया था। तो डेवलप रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स बिटवीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हायर लेवल सेंटर। नेक्स्ट, और इन्होंने क्या किया था? कॉन्सेप्ट दिया था एक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज हेल्थ गाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है, एमसीक्यू बने हुए हैं ईएसआईसी के अंदर, जिपमेर के अंदर, ठीक है, एसजीपीजीआई के अंदर। तो इसलिए अपन यहाँ पे लाइन टू लाइन में आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें, इन्होंने लास्ट में क्या एक स्कीम बनाई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? रोम स्कीम। रोम स्कीम से एमसीक्यू पूछा गया कि रोम स्कीम किसकी रिकमेंडेशन थी? तो इस स्कीम के अंदर क्या करते हैं? रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। स्कीम में करते क्या है? जो मेडिकल एजुकेशन है उसको वापस से रीओरिएंटेशन किया जाता है, मेडिकल एजुकेशन। तो अपना आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द सजेस्टेड पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर हेल्थ असिस्टेंट्स इन ए ट्राइबल एरिया? ट्राइबल एरिया के अंदर पॉपुलेशन नॉर्म्स क्या रहेगा हेल्थ असिस्टेंट्स के लिए? देखिए, ये जो मैं भी आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ये आपके नॉर्सेट के प्री के हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, प्री के अंदर आपको जो कॉमन आपके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, लाइक जिससे सीएचएन हो गया, आपका माइक्रोबायोलॉजी वगैरह रिलेटेड हो गया, क्योंकि उनको भी क्या करना है? एक फिक्स कैंडिडेट्स को ही वहाँ पे उनको बाहर निकालना उससे रेस से। ठीक है, ताकि वो आगे जाके मेंस दे। ठीक है, सभी लोगों को उनको करना नहीं है, तो थोड़े वो अच्छे लेवल के भी एमसीक्यू देंगे और थोड़े वो स्कोरिंग एमसीक्यू भी देंगे जो आपको पढ़ते ही उनका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी मेंस में आपको जो क्या देंगे? एकदम सिनेरियो बेस बना के एमसीक्यू देंगे, जो लास्ट आपके नोट सेट 4 में आपको बताया गया था। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा पेपर था, वो काफ़ी हाई लेवल का पेपर था। तो देखिए, हेल्थ असिस्टेंस के लिए ट्राइबल एरिया के अंदर क्या पॉपुलेशन नॉर्म है? 1 पर 50,000, 1 पर 30,000, 1 पर 20,000 या फिर 1 पर 5,000? क्या रहेगा आंसर यहाँ पे?
हेल्थ असिस्टेंस के लिए ट्राइबल एरिया में पॉपुलेशन नॉर्म्स क्या है, कितनी पॉपुलेशन सजेस्टेड की गई है वहां पे? तो देखिए, ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा, 1/20,000। क्या रहता है ट्राइबल एरिया में? 1 हेल्थ असिस्टेंट पर 20,000 ऑफ पॉपुलेशन इन हिली या फिर ट्राइबल एरिया। वन बाय वन मैं आपको बताता जाता हूँ। हेल्थ असिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हिली या फिर ट्राइबल, और इधर मैं लिख रहा हूँ लेवल क्या रहना चाहिए। तो देखिए, हेल्थ असिस्टेंस है हिली या फिर ट्राइबल एरिया पे कितना होना चाहिए? 20,000। और प्लेन एरिया में कितना होना चाहिए? 30,000। इसके बाद में अगर बात करूं किसकी, मल्टीपर्पज वर्कर, मेल हो या फीमेल हो, कितना रहना चाहिए? 5,000 तो यहाँ पे प्लेन एरिया के अंदर, और 3,000 कहाँ पे? हिली एरिया के अंदर, हिली या फिर आप समझ सकते हो ट्राइबल एरिया के अंदर। और जो हेल्थ असिस्टेंस है वो कहाँ पे रहता है, कौन से लेवल पे रहता है? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे रहता है। और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, ये कहाँ पे वर्क करते हैं? सब सेंटर पे। ऑब्वियस सी बात है, सब सेंटर हमारे इसी पॉपुलेशन रेंज में रहता है एक सब सेंटर, और पीएचसी हमारे 20,000 टू 30,000 तक हमारे एक पीएचसी रहता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे काम करेंगे, आराम से हम सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूं ऊषा की, जो मेनली कहाँ पे देखने को मिलती है? अर्बन एरियाज के अंदर, ठीक है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एनयूएचएम और एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये हो गया अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये कितने अर्बन एरिया में रहेगी? तो यहाँ पे हिली और ट्राइबल का तो बात ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 2500 पॉपुलेशन पे ये रहती है, और ये कहाँ पे रहती है? अर्बन एरियाज के अंदर। इसके बाद में बात करता हूँ ट्रेंड दाई। तो ट्रेंड दाई रहती है, वो कहाँ रहती है? 1 पर विलेज, एक विलेज के अंदर एक ही यहाँ पे हमें ट्रेंड दाई रखते हैं, ठीक है। और ये कहाँ रहते हैं? विलेज लेवल पे रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं विलेज हेल्थ गाइड की। कितनी पॉपुलेशन पे रहेगा ये? 1000 पॉपुलेशन पे। और ये भी कौन से लेवल पे काम करता है? विलेज लेवल पे, क्योंकि नाम में क्या बताया गया है? विलेज हेल्थ गाइड। और देखिए, विलेज हेल्थ गाइड से नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बनेगा, तो ये बनेगा कि इसको 200 हार्स की यहाँ पे क्या दी जाती है? ट्रेनिंग मिलती है। वो भी कितने टाइम पीरियड के अंदर? 3 मंथ्स के अंदर। इसे बाकी ये एमसीक्यू बन सकते हैं। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? आशा की, जो किसके अंदर रहती है? एनआरएचएम। पहले भी एमसीक्यू मैंने इस बताया है एनआरएचएम के साथ में। इसकी जो ट्रेनिंग रहती है वो कितने टाइम तक रहती है? 23rd डे तक। आशा की ट्रेनिंग कितने टाइम तक? 23rd डेज तक हम इसको ट्रेनिंग देते हैं। और पॉपुलेशन इसकी कितनी रहती है? 800 टू 1000 पॉपुलेशन। और लेवल इसका क्या रहता है? विलेज लेवल। एंड नेक्स्ट जो बचती है वो कौन है? आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर कितने मंथ तक ट्रेनिंग लेती है? 4 मंथ तक। 4 मंथ तक इसको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कितनी पॉपुलेशन तक कवर करती है? 400 टू 800 इन प्लेन पॉपुलेशन, और 300 टू 700 इन रूरल पॉपुलेशन या फिर हिली। कुछ कुछ बुक्स में 700 टू 900 भी दिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे करेक्ट माना जाता है, ठीक है। अगर आपको रेंज दे दे तो 700 750 तक अपन करेक्ट मान सकते हैं। और ये भी कहाँ, कौन से लेवल पे काम करती है? तो विलेज लेवल पे। तो अपन ने कंप्लीट इनको सबको पढ़ लिया एक साथ ही, कि भाई कौन हेल्थ असिस्टेंट हो, चाहे मल्टीपर्पज वर्कर हो, उषा हो, ट्रेंड दाई हो, विलेज हेल्थ गाइड हो, या फिर आशा हो, या फिर उषा हो, ठीक है। अपन इन सबको कंप्लीट कर लिया। आंगनवाड़ी वर्कर को इससे बाहर
लाइक इन सब में से तो एमसीक्यू आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज कॉल्ड। प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के बीच का जो इंटरवल रहता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइक इस पोजीशन पे सबसे पहले हमें केस मिला, उसको हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी केस। इस केस के बाद में हमें कौन सा केस मिला? सेकेंडरी केस। तो इसके बीच का जो इंटरवल था, इसको टाइम को आपको पूछा गया है, क्या होता है? सीरियल इंटरवल, जनरेशन टाइम, इंक्यूबेशन पीरियड या फिर लेट टाइम। तो देखो यहाँ से मैं इंक्यूबेशन पीरियड को तो यहाँ से मैं आराम से इसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ कि आप सभी को पता है इंक्यूबेशन पीरियड इसको तो नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा? सीरियल इंटरवल। क्या आंसर जाएगा इसका? सीरियल इंटरवल। क्या होता है? गैप बिटवीन ऑनसेट ऑफ प्राइमरी केस एंड ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी केस। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं? सीरियल इंटरवल। अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्या बताया गया है? जनरेशन टाइम। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन रिसिप्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय ए होस्ट, किसी भी होस्ट का इन्फेक्शन को लेना, ठीक है, एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी ऑफ द होस्ट। होस्ट का इन्फेक्टेड होना और इन्फेक्टेड होने के बाद में उसकी मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी का होना, उसको उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम। इंक्यूबेशन टाइम क्या होता है? इन्वेजन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट एंड डेवलप या अपीयर द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज। ये कहलाता है हमारा क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं लेट टाइम की। लेट टाइम क्या होता है? टाइम बिटवीन द डिटेक्शन ऑफ डिजीज एंड इट्स यूजुअल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड डायग्नोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? लेट टाइम। क्या मतलब हुआ कि देखिए, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन डिटेक्शन ऑफ डिजीज, डिजीज के डिटेक्शन होने के बीच में टाइम ड्यूरेशन, और उसके साथ में क्या देखने को मिलता है? या देखो, दो इसकी डेफिनेशन बनती है। एक डेफिनेशन ये हो जाती है कि भाई टाइम बिटवीन डिटेक्शन ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का डिटेक्शन होने से पहले होगा किसी डिटेक्शन डायग्नोसिस करके, ठीक है, सिंपल हो गया। अगर ये डेफिनेशन ऑप्शन में नहीं दिखे आपको तो आप इसको करेक्ट मान सकते हो कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब मीजल्स में क्या होता है? कॉप्लिक स्पॉट होता है। मतलब आपने क्या किया? डिजीज हुई, डिजीज होने के बाद में क्या है? उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आए, फिर उसको डायग्नोस किया गया। इस जो टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं? लेट टाइम। या फिर पहली डेफिनेशन क्या बोलती है? टाइम बिटवीन डिटेक्शन ऑफ डिजीज, डिजीज के डिटेक्शन होने के बीच का टाइम। या फिर इसको हम नहीं मान के इसको भी मान सकते हैं कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या दिखाई दे रहा है, लाइक डिजीज का कोई स्पेसिफिकल क्लासिकल साइन कुछ तो आपको देखने को मिला उस, और फिर हमने उसको डायग्नोस किया। मतलब मोटा मोटी क्या बता, क्या आपने को आंसर देना है कि डिटेक्शन होने से टाइम पहले का टाइम क्या कहलाता है? लेट टाइम। बस डेफिनेशन दो है, या तो हम खुद स्क्रीनिंग करके उसको डिटेक्ट कर लें, या फिर उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बाद में हम उसको डायग्नोस कर लें। दोनों को क्या कहते हैं? लेट टाइम।
नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया गया है? जोस्टर, ओपीवी, टेटनस या फिर इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा। प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट की वाली वैक्सीन कौन सी है? जोस्टर, ओपीवी, टेटनस या फिर इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा। तो देखिए इजी सा एमसीक्यू है, सभी को आई थिंक आंसर मिल गया होगा इसका। देखो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, जोस्टर। ठीक है, जोस्टर कौन सी? हर्पीज जोस्टर। इसके लिए वैक्सीन रहती है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। बाकी ओपीवी को हम दे सकते हैं अगर इन्फेक्टेड है मदर तो। टेटनस तो हम लगाते ही हैं, और इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन है, इसको हम काम में ले सकते हैं। लाइव वैक्सीन अपन यहाँ पे मानते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। ठीक है, तो जोस्टर हम कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे। और कौन सी वैक्सीन को हम कॉन्ट्रा इंडिकेट रख सकते हैं? तो देखिए वेरिसेला, जोस्टर, एमएमआर या फिर अपन नेक्स्ट अपन मान सकते हैं लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अगर लाइव नहीं दे रखा हो तो इसको अपन बोल सकते हैं एक्टिवेटेड। और कौन सी वैक्सीन को रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर अपन लगा सकते हैं? तो देखिए कौन सी होती है? टीडेप, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड, लाइक ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में देखिए और कौन सी हम दे सकते हैं? पोलियो, अगर इन्फेक्टेड है तो। टीडी की वैक्सीन लग सकती है, मेनिंगोकोकल, हेपेटाइटिस ए एंड बी। एचपीवी की वैक्सीन हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो एचपीवी भी प्रेगनेंसी के अंदर मदर के अंदर हम उसको एचपीवी भी नहीं देते। और देखिए अगर एचआईवी है पेशेंट और सिम्टोमेटिक है, तो सिम्टोमेटिक में क्या रहता है? ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एसिम्टोमेटिक आराम से दे सकते हैं, बट अगर सिम्टोमेटिक होता है तो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं, मगर बीसीजी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एक्सेप्शनल है। ओके, तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, जोस्टर वैक्सीन। नेगेटिव सिम्टम इन सिजोफ्रेनिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम में सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा गया है। ऐसे एमसीक्यूज पे अपने ध्यान देना है। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम की बात हो रही है, इसको भी ध्यान देते हुए आंसर करना है। तो देखिए एवोल्यूशन, एलोजिया, एनहेडोनिया या फिर एनोमी, कौन सा नेगेटिव सिम्टम इसमें नहीं है? तो देखिए जो यहाँ पे क्या बताया गया है, नेगेटिव सिम्टम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है, एनोमी का मतलब क्या होता है, या फिर इसका अपन और दूसरे नाम से अगर देखें तो क्या इसको बोल सकते हैं अपन? एनोमिया। तो एनोमिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन नेमिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाम नहीं दे पाना, पता होना कि हाँ इसको हम ये बोलते हैं, मगर इसको बता नहीं पाता कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? एनोमिया। तो ये एक सिजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम में नहीं आता है। नेगेटिव सिम्टम का मतलब और पॉजिटिव सिम्टम का मतलब क्या होता है? ये हमारा मूड है, और मूड क्या है अभी अपना एकदम नॉर्मल कंडीशन में, अपन पढ़ाई कर रहे हैं एकदम नॉर्मल कंडीशन है। अब इस मूड के अंदर
कुछ ऐसा ऐड कर दो जो इस मूड को इंक्रीज कर दे, मूड को बढ़ा दे, या फिर इस मूड में से कुछ ऐसा माइनस कर दो जो क्या कर दे, मूड को कम कर दे। तो मतलब माइनस वाली जितनी एक्टिविटीज है वो किस में आएगी, नेगेटिव सिम्टम में, और जो पॉजिटिव है वो किस में आएंगे, पॉजिटिव सिम्टम में। लाइक जो मूड बढ़ रहा है और मूड एग्रीवेट हो रहा है तो वो सारे किस में आएंगे, पॉजिटिव सिम्टम में, और ये किस में आएंगे, नेगेटिव सिम्टम में। तो बात करते हैं पॉजिटिव सिम्टम की, तो क्या देखने को मिलता है आपको, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, बिजर बिहेवियर, और नेगेटिव के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इमोशन, इमोशन एकदम फ्लैट हो जाना, एनहेडोनिया, एलोजिया। बाकी के सारे सिम्टम्स किस में आएंगे, इसी के अंदर, एपैथी, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ये सारे सिम्टम किस में आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। और ये मोस्टली किस में देखने को मिलते हैं, क्रोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। और ये देखने को मिलता है एक्यूट सिजोफ्रेनिया। ओके, तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट रहा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, एनोमिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है, ये एमसीक्यू, इसी के सिमिलर एमसीक्यू मैंने एक बार आपको रेशनल्स के अंदर बताया था, वो आज आपके सामने एमसीक्यू बना हुआ है, क्योंकि ये एम्स में पूछा गया एमसीक्यू है, ठीक है। और इसी एमसीक्यू को मैंने एक बार आपको किसी और टॉपिक के रेशनल के अंदर मैंने आपको समझाया था। अगर जिसने वो क्लास ली है उसको आराम से पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन क्या है, ग्लूकोमा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रोंकियल अस्थमा और हाइपरटेंशन। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी, ग्लूकोमा, ब्रेन ट्यूमर, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर हाइपरटेंशन। क्या रहेगा आंसर इसका, तो देखिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था एट्रोपिन। एट्रोपिन से रिलेटेड मैंने आपको सब प्रकार के एमसीक्यू बताए थे, बोला था मैंने आपको कि ग्लूकोमा के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। वहां पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है वो भी ग्लूकोमा के अंदर इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये भी क्या करवाती है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग रहती है, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट रहता है इसका भी, ड्यू टू इट्स एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिन रिटेंशन, और क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। ये सब क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है, ब्लॉक कर देती है किसको, ब्लॉक द मुस्कैरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, इसलिए इसको किस में कॉन्ट्राइंट के रखते हैं अपन, ग्लूकोमा वाली कंडीशन के अंदर, क्योंकि ये भी क्या कर देती है, एंगल क्लोज करवा देगी, ठीक है। और फ्लूइड का यहाँ पे एयर से बाहर नहीं आई से बाहर नहीं जा पाएगा तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लूकोमा की कंडीशन वर्सनिंग हो जाएगी, या फिर क्लाइंट को ग्लूकोमा हो भी सकता है इससे। बाकी ब्रेन ट्यूमर, ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, इन सब में अपन आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इज डिक्रीज्ड इन ए पेशेंट विथ डिलीरियम। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है डिलीरियम वाले पेशेंट्स के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा या फिर ग्लूटामेट। डिलीरियम की कंडीशन के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है डिक्रीज देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पे डिलीरियम के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा यहाँ पे, एसिटाइलकोलिन,
ठीक है। डिलेरियम के अंदर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे डिक्रीज रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर। और देखिए एसिटाइलकोलिन और किस किस के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है आपको, डिलेरियम के अंदर, डिमेंशिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज। और इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, कौन सी, पार्किंसन। पार्किंसन डिजीज में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करते हैं अपन डोपामिन की। डोपामिन जो है किसमें डिक्रीज देखने को मिलता है, पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, डिक्रीज होता है क्या, डोपामिन। और इंक्रीज किसमें देखने को मिलता है, मैनिया एंड डिलीरियम, क्या होता है, इंक्रीज। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सीरोटोनिन। तो ये डिक्रीज देखने को मिलेगा किसमें, डिप्रेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं नोरेपिनेफ्रिन। तो नोरेपिनेफ्रिन जो है डिक्रीज देखने को मिलेगा किसके अंदर, डिप्रेशन के अंदर। तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, A client has been discharged to home on total parental nutrition. With each visit, the home care nurse should assess which parameter most closely in monitoring this therapy. तो देखिए क्लाइंट को डिस्चार्ज किया गया है और अभी वो किस पे है, क्लाइंट टीपीएन पे है, ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। विथ ईच विजिट होम केयर नर्स शुड असेस विच पैरामीटर। तो हर विजिट के ऊपर जो होम केयर नर्स है वो कौन से पैरामीटर को यहाँ पे क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगी अगर वहाँ पे टीपीएन थेरेपी चल रही है तो। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, पल्स एंड वेट, टेम्परेचर एंड वेट, पल्स एंड ब्लड प्रेशर, या फिर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, किसको असेस करेगी। तो देखिए अगर कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन लेंथी आते हैं तो वो पढ़ने में थोड़ा आसान नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी बड़ा एमसीक्यू आए, ये तो चलो छोटा है बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी बड़ा एमसीक्यू है तो उसको हमें कुछ वर्ड्स के अंदर डिकोड कर लेना है। लाइक पेशेंट क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया सबसे पहले, अभी पेशेंट किस पे है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है। अब क्या किया जा रहा है, जो नर्स है वो उसको क्या कर रही है, विजिट कर रही है, तो कौन से पैरामीटर को असेस करना है, मॉनिटर करना है। बस इन 6 वर्ड्स के अंदर इसको पूरा अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी की यहाँ पे जो इतना बड़ा थ्योरी है यहाँ पे इसको पढ़ने का नीड नहीं है, यहाँ तक आराम से समझ आता है अपने। अब देखो बाकी आपका कंसंट्रेट जाना चाहिए किसके पास में, टीपीएन के पास में। भाई टीपीएन में ऐसा क्या होता है जो हमें किसको मॉनिटर करने की नीड होती है। तो देखिए जब कभी पेशेंट को टीपीएन चलता है तो टीपीएन के टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें टेम्परेचर को एंड वेट को यहाँ पे असेस करना चाहिए। असेस टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्यों असेस करना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं टीपीएन के अंदर। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे क्या पोर्ट बनाया गया है, ठीक है, सेंट्रल वेन से वगैरह अपन टीपीएन देते हैं उसमें आसानी रहती है क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फ्लूइड रहता है, ठीक है। पोर्ट की वजह से क्या हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन सेप्सिस, ठीक है। और ब्लड के अंदर वो फिर सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो एवरी शिफ्ट आपको क्या करना है, टेम्परेचर आपको असेस करना है, साथ में वेट क्यों असेस करना है, वेट इसलिए करना है कि टीपीएन इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो अपन टीपीएन दे रहे हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पेशेंट के कैसा इफेक्टिव है नहीं है, ज़्यादा हाइपरवोलेमिया तो नहीं हो गया है। शुगर चार्टिंग अपन कर सकते हैं इसके अंदर, मगर शुगर का कहीं बताया हुआ नहीं है, तो अपन यहाँ पे ऑप्शन नंबर इन्हीं को करेक्ट मानेंगे अपन। इफेक्टिवनेस को देखते हुए और इन्फेक्शन को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हुए अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रह लिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।